ओके तो आज हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। लास्ट लेक्चर तक कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था। क्या था वो लॉ? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा R स्क्वायर। ओके वेयर Q1 Q2 आर द magnitude of two charges, okay, and R is the distance between them. okay, suppose imagine करो Q1 यहाँ पर रहेगा और Q2 यहाँ पर रहेगा। ओके सो ये Q1 और ये Q2 रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा R। ओके तो जब हम वेक्टर फॉर्म प्रिपेयर करते हैं इन कूलम्स लॉ तो एट द टाइम हमें डायरेक्शन जस्टिफाई करना होता है। ये जो कूलम्बियन फोर्स होता है ना, ये दोनों चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट होता है। मतलब जितना फोर्स Q1 Q2 पर एक्सर्ट करता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर एक्सर्ट करता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये होता है कूलम्स लॉ से जो मिलता है हमें। और ये जो फोर्स है अब ये निकालना है तो हमें डायरेक्शन वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, उसके ऊपर ये R का डायरेक्शन रहता है। R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके तो उसका डायरेक्शन कैसे देना है, क्या देना है, इसे अब अच्छे से देखो इन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो अब जब हम कंसीडर करते हैं F12 मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके तो F12 के बारे में जब हम बोलेंगे तो ये क्या रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। ओके यहां पर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ओके तो इसे हम F12 से इंडिकेट करते हैं और ये F12 का क्या रहेगा फॉर्मूला देखिएगा, F12 ओके ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा R21 होल स्क्वायर। जब यहाँ पर हम 1 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 1 लेना। ओके उल्टा डायरेक्शन में उसको लेना पड़ता है। ओके ये R12 2 1 अगर हम वेक्टर लेते हैं तो एट द टाइम ये उसका मैग्नीट्यूड रहता है R। ओके तो ये R का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। ओके इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21 हमें एक यूनिट वेक्टर लेना है जिसे हम इस वे से इंडिकेट करते हैं। तो ये रहेगा हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। ओके Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप ये एक यूनिट वेक्टर रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ R21। R21 जो वेक्टर रहेगा उसकी डायरेक्शन में ये रहने वाला एक यूनिट वेक्टर रहेगा। ओके तो ये जस्ट डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। ओके सो ये रहेगा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इसका उल्टा अगर फोर्स निकालते हैं हम, उल्टा फोर्स मतलब इसका अगर देखो अब ये F12 का डायरेक्शन क्या रहेगा। ओके फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2 मतलब F12 से हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऊपर निकालता हूं मैं डायग्राम, देखिएगा अब ये Q1 रहेगा ये Q2 रहेगा। ओके तो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 तो ये F12 से हम उसे इंडिकेट करते हैं जो इस डायरेक्शन में रहेगा और इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके तो इस वजह से इसे डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं। ओके जब हम कूलम्स लॉ यूज करते हैं तब। ओके सो हियर सॉरी यहाँ पर मतलब ये जब हम F12 लेते हैं तो यहाँ पर ये F21 का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा और अगर हम इसका उल्टा फोर्स निकालते हैं मतलब F21 मतलब फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ओके F21 को कैसे रीड करना है, फोर्स ऑन Q2 मतलब जो पहला नंबर रहेगा उसके ऊपर फोर्स होता है, किसने एक्सर्ट किया हुआ, दूसरे नंबर ने। ओके फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। ओके तो इसे अगर हमें निकालना है तो क्या रहेगा फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली उल्टा है। ओके F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या रहेगा के Q1 Q2 ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है R स्क्वायर और यहाँ पर क्या रहेगा जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो हमें लेना है R12 कैप। ओके तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके 2 1 लिया तो यहाँ पर 1 2 लेना, 1 2 लिया तो यहाँ पर 2 1 लेना, उल्टा रहेगा। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा F21 का, F21 मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 है तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके और इन दोनों के बीच का जो वेक्टर रहेगा ओके R12 तो ये R12 का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा और ये R21 का डायरेक्शन था। ओके इज इट ओके?
तो ये रहेगा F21 का डायरेक्शन। ओके, अब देखिएगा R21 हो या फिर R12 हो, दोनों भी वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके, क्योंकि उनका लेंथ जो रहेगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ उनका डायरेक्शन अलग है। R12 इस डायरेक्शन में तो R21 इस डायरेक्शन में, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो R21 हो या फिर R12 हो, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम R से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये R मतलब ही क्या है, वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, तो आपको पता होगा कोई भी यूनिट वेक्टर हो, सपोज ये एक ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप से हम इंडिकेट करते हैं, और ए कैप इज इक्वल टू क्या रहता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इज इट ओके? कैन आई राइट लाइक दिस? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का ये मेथड है, पता है आपको, ये स्केलर्स वेक्टर्स में आपको पढ़ाया जाता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय उस वेक्टर को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। ओके, तो यहां पर देखो आर मतलब मैग्नीट्यूड था। ओके, आर मतलब मैग्नीट्यूड था वेक्टर R12 का। ओके, तो ये वेक्टर R12 को अगर इसके कैप वेक्टर को अगर हम ऐसे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो फिर क्या आएगा इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, क्यों, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अनदर वर्जन क्या रहेगा इस कूलम्स लॉ का। देखिएगा R21 कैप वेक्टर R21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू, आप देखो इस कैप वेक्टर को मैं इस फॉर्मूले से एक्सपांड करने वाला हूं, तो ये रहेगा R12 वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, और इस मैग्नीट्यूड ऑफ R12 को ही हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, R से, तो ये R और ये R स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, R का क्यूब। ओके, तो देखिएगा फाइनल आंसर क्या आएगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R12, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अगर ये वेक्टर रहा यहाँ पर, ओके, वेक्टर पर रहा तो यहाँ पर R क्यूब आएगा, और अगर ये यूनिट वेक्टर रहा R12 का तो यहाँ पर R स्क्वायर आएगा। तो ये फर्क है, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, ये इन टर्म्स ऑफ R12 है और ये इन टर्म्स ऑफ R12 कैप है। ओके, इज इट ओके? तो बस इतना ही वेक्टर्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रहेगा। ओके, इतना अगर आपको पता है तो जस्ट सफिशिएंट है। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? तो अब इसके ऊपर ही हमें कुछ क्वेश्चंस लेना है। ओके, धीरे धीरे करके हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, पहले हम सिंपल क्वेश्चन से जाते हैं और बाद में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, जब आपको वेक्टर्स लॉ पर क्वेश्चन आते हैं तो एट द टाइम आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। ओके, और वो कोऑर्डिनेट को आपको यूज करके R12 या फिर R21 का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फिर उसे पुट करने के बाद फाइनल आंसर आपको मिलेगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, जैसे पिछली बार देते थे हम, सिर्फ अब उनका क्या मिलेगा, आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब देखो अब ये Q1 जब Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो ऐसे डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा ना, इज इट ओके? देखो Q1 जब Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे हम F21 से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये F21 ओके इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है, तो ये वाला वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, R12। ओके, इज इट ओके? ये R1 से स्टार्ट हुआ है और R2 पर एंड हुआ है, इस वजह से R12 इसको नाम दिया जाता है। इज इट ओके? इस डायरेक्शन में वो एक्सर्ट हो रहा है इस वजह से। अब जब Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में करेगा। ओके, और ये वाला डायरेक्शन मतलब ये जो वेक्टर रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो स्टार्ट होगा 2 से और एंड होगा 1 पर, इस वजह से R21। इज इट ओके? तो इस सेंस में इसे यूज किया जाता है। ओके, तो ठीक है, अब ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रहेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, एक एक करके हम आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। So take first question on vector form of Coulomb's law.
ओके, मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। ओके, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 कूलम, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड एट a point charge of 3 coulomb is placed at a, उसके कोऑर्डिनेट दिए 5,5,4 मीटर। a point charge of 3 coulomb is placed at a 5,5,4 meter and another point charge of -6 coulomb and another point charge of -6 coulomb is kept at a position 3,3,3 meter, is kept at a position 3,3,3 meter. Find the vector form of force exerted on -6 coulomb. Find the vector form of force exerted on -6 coulomb. Find the vector form of force exerted on -6 coulomb. Okay. तो हमें अब इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है। ओके, सो सियर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का यहाँ पर हमें फॉर्मूला प्लेस करना है। लेकिन सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, दो चार्जेस दिए, एक दिया है 3 कूलम। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कुछ दो चार्जेस दिए, एक दिया है 3 कूलम और ये 3 कूलम चार्ज कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं हम, आई थिंक 5,5,4। ओके, और ये -6 कूलम चार्ज है, ये कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं हम 3,3,3 पर। ओके, तो ऐसे ये दो चार्जेस दिए आपको, पॉइंट चार्जेस, जिनको इन पोजीशंस पर रखा है। अब इन दोनों के बीच हमें फोर्स निकालना है। फोर्स हमें किसके ऊपर निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलम। ओके, ये 3 कूलम -6 कूलम पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा, अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ओके, तो ये माइनस चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ओके, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट होगा -6 कूलम पर, ये टुवर्ड्स द 3 कूलम होगा। ओके, इज इट ओके? अगर ये प्लस चार्ज होता 6 कूलम, तो इसके ऊपर 3 कूलम कैसा फोर्स एक्सर्ट करता, अवे। इज इट ओके? वेक्टर फॉर्म में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है। ओके, चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रहेंगे, निगेटिव निगेटिव रहेंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, और एक प्लस है एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इज इट ओके? तो ये -6 कूलम किसकी ओर खींचे चले जाने वाला है, टुवर्ड 3 कूलम। इज इट ओके? इज इट ओके? तो देखो, अब ये एक बार अगर आपने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, ओके, एक बार अगर आपने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है चार्ज का। ओके, मतलब दो चार्ज जो हम कूलम्स लॉ में यूज कर रहे हैं, उसमें से अगर हम चार्ज का जो डायरेक्शन है, फोर्स एक्सर्ट जो होने वाला है, उसे अगर हम डायरेक्शन वाइज कंसीडर करते हैं, मतलब ये -6 था, इस वजह से वो अट्रैक्ट होने वाला था 3 कूलम की ओर, तो इस वजह से ये डायरेक्शन फोर्स का मैंने ऐसे बताया। तो एक बार फोर्स का डायरेक्शन बताने के बाद फिर वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करना। इज इट ओके? स्केलर फॉर्म में आप कर सकते हो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल भी चार्ज का डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में पुट करने के बाद सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पुट करो, डायरेक्शन नहीं। -6 पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 6 कूलम पुट करना है। ओके, तो क्या आएगा फिर वेक्टर फॉर्म, F इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड मॉड में लिखा है मैंने। मॉड मतलब ये क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा, माइनस भी रहा तो प्लस लिखना, प्लस रहा तो प्लस ही लिखना। ओके, डिवाइडेड बाय r² इंटू क्या रहेगा, आप देखो अगर हम r³ लिखते हैं, ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, उसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, ओके, तो वो r रहेगा, और इसे हम r12 डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके,
ये वेक्टर रहेगा। ओके, अब सपोज ये अगर फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, ओके, तो हमेशा हम ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा फोर्स का, ये यहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ पर टर्मिनेट होगा। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये फोर्स इनिशियली यहाँ से निकलने वाला है और फाइनली यहाँ पर टर्मिनेट होने वाला है। तो हमेशा हम जब वेक्टर फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ओके, फाइनल वैल्यू देखो, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का? 5 - 3, यहां पर मैं लिखता हूं 5 - 3 इंटू आई कैप, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है। इज इट ओके? लाइक दैट 5 माइनस क्या आने वाला है? 5 - 3 जे कैप। ओके, और प्लस 4 माइनस क्या आएगा? 3 इंटू के कैप। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। ओके, इज इट ओके? तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारा R12 वेक्टर का वैल्यू। ओके, अब ये वेक्टर फॉर्म है, इस वजह से R³ लिया। अगर इसका हम यूनिट वेक्टर लेते हैं ना R12 का, तो एट दैट टाइम हमें सिर्फ यहाँ पर R² लेना पड़ता। ओके, और अभी इसका मैग्नीट्यूड भी लगने वाला है। R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। इज इट ओके? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम R12 का? क्या करना? स्क्वायर रूट में सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, 2² + 2² + 1²। इज इट ओके? तो फिर क्या आएगा आंसर? देखो अब 4 + 4 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड इट इज इक्वल टू 3। ओके, सभी डायमेंशन आपको मीटर में दिया है, तो ये मीटर में आएगा। ओके, अब जस्ट वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर और फाइनल आंसर निकालना है। ओके, तो देखो अब F इज इक्वल टू के का वैल्यू तो पता है आपको, 9 × 10⁹ रहेगा। ओके, कांस्टेंट का वैल्यू। Q1 का वैल्यू 3 कूलम है, तो उसे 3 कूलम ही रहने दो। ओके, प्लस ही रहना है। और Q2 -6 कूलम है, तो उसे पुट करते हुए कितना लिखना? 6। ओके, डिवाइडेड बाय 3 का क्या रहेगा? क्यूब। ओके, इज इट ओके? क्यूब क्यूब क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पर R12 वेक्टर ले रहे हैं और ये R12 का वैल्यू आपको एज इट इज यहाँ पर पुट करना है। ओके, यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं नीचे के स्टेप में पुट करता हूँ। ओके, अब देखिएगा 3 का क्यूब कितना आने वाला है? F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ओके, 3 × 6 = 18। ओके, और फिर नीचे क्या आएगा? 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। ओके, और R12 का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पर दिया है, कितना रहेगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, ये रहेगा वैल्यू। अब देखिएगा 9 3 ज़ा और ये 3 6 ज़ा हो जाएगा। ओके, ऐसे कुछ आएगा फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? देखो अब फोर्स का ये 6 अब अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है, 6 × 10⁹ अगर ये 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हम, तो कितना होगा? देखो आप 10⁹ इन ब्रैकेट क्या आएगा? 12i कैप प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलम। ओके, इज इट ओके? सभी स्टेप्स अच्छे समझ में आ गए? इसे लिख लो आप अच्छे से। कुछ दिक्कत कौन से स्टेप में? तो ये सिर्फ अलग लिखो डायग्राम के साथ पार्ट, और ये पार्ट हमारा मेन आंसर है। ओके, तो एक बार अगर आपने डायरेक्शन दे दिया ना फोर्स का, तो फिर आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करने की, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, उसका डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि वो प्लस है कि माइनस है। ओके, इज इट ओके? कैन आई रब दिस? रब करना इसे। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा वेक्टर फॉर्म पर। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन।
find force on particle, find force on particle kept at, find force on particle kept at x is equal to a by 2, x is equal to a by 2 and x is equal to 0. Find force on particle kept at x is equal to a by 2 and x is equal to 0. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और इस डायग्राम में x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर और x इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. ओके, तो ये एक चार्ज का सिस्टम है. तो इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जब इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो एक कोई भी एक चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है. तो एट दैट टाइम आपको वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है. ओके, तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है. तो देखिएगा अब इसमें डायग्राम दिया है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस क्यू कूलम चार्ज प्लेस है. ओके, वहां पर x का वैल्यू 0 रहेगा. फिर x का वैल्यू जब a बाई 2 है तो वहां पर और एक चार्ज है प्लस क्यू. ओके, और लास्ट में एक x इज इक्वल टू ए पर और एक चार्ज है और वो है माइनस क्यू. ओके, तो ऐसे 3 चार्जेस दिए और आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 इन दो जगहों पर जो चार्ज है उसका आपको नेट फोर्स निकालना है. ओके, लिखा है आपने क्वेश्चन ये. तो ऐसे डायग्राम है इस क्वेश्चन का. कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, x इज इक्वल टू 0 पर एक चार्ज है प्लस क्यू, x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर और एक चार्ज है प्लस क्यू और x इज इक्वल टू ए पर और एक चार्ज है माइनस क्यू. तो आपको दो जगहों पर क्या करना है, माइनस क्यू वहां पर लिखा है मैंने, ये देखो ना, ये माइनस क्यू है. ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू. ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए बाई 2 at x is equal to a by 2 force is 0. no, it is not compulsory 0. ओके, निकालेंगे हम, देखते हैं हम वो. ओके, क्यों 0 नहीं रहेगा, रहा तो क्या रहेगा फोर्स, वही हमें निकालना है यहाँ पर. ओके, देखो आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो लॉजिक ऐसा है कि अगर वो भी सही कब होता, जब यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है तो होता. ओके, यहाँ पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज नहीं है. समझ में आ रहा है? तो ये प्लस अगर होता तो ये इसको रिपेल करता इस डायरेक्शन में और ये प्लस उसे रिपेल करता है इस डायरेक्शन में. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. लेकिन ये जब ये चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा ना तो वो इस डायरेक्शन में करेगा और ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा. तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज का इस डायरेक्शन में होगा. तो इस वजह से इसके ऊपर फोर्स 0 नहीं रहेगा. ओके, हम देखते हो अभी हमें वही करना है. ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, हमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर रहने वाले चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. तो पहले कोई भी केस ले सकते हैं हम. पहले हम फोर्स कंडीशन लेते हैं x इज इक्वल टू ए बाई 2. तो x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और इसके ऊपर हम देखते हैं अब ये प्लस क्यू कूलम चार्ज कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये माइनस क्यू कूलम चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा. हमारा अब चार्ज कौन सा है बताओ मुझे, किस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, ये वाले प्लस क्यू पर. तो इसके ऊपर दूसरे चार्ज कैसा फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसका डायरेक्शन हमें निकालना पड़ता है. ओके, तो आप देखिएगा ये हमारा प्लस क्यू कूलम चार्ज है और ये माइनस क्यू है. तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर खींचेगा. ओके, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, इस चार्ज को नाम दे देता हूं 1 और इस चार्ज को नाम दे देता हूं 2. ओके, तो ये सेकंड चार्ज उसे अपनी ओर खींचने वाला है कुछ फोर्स है, जिस फोर्स को हम नाम देते F2. ओके, उसको हम नाम क्या देने वाले हैं, F2. इज इट ओके? अब देखो ये वाला जो फोर्स रहेगा, ओके, इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस क्यू कूलम का जो चार्ज रहेगा ये भी आप यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला है और वो भी किस डायरेक्शन में करने वाला है, इस गिवन चार्ज के ऊपर उसी डायरेक्शन में करने वाला है. इज इट ओके? क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दो प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो ये इसे रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा.
तो F2 का भी डायरेक्शन यही है और F1 का भी डायरेक्शन वही है। ओके, F1 हो या फिर F2 हो, दोनों का भी डायरेक्शन यही है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना है। तो बहुत ईजी है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रहे हैं दोनों भी वेक्टर्स। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर अगर कोई वेक्टर जाता है तो उसे हम आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आई कैप से। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाएगा तो प्लस आई कैप, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाएगा तो माइनस आई कैप, ऊपर जाता तो प्लस जे कैप, नीचे जाता तो माइनस जे कैप। इज इट ओके? तो वेक्टर फॉर्म में हमें सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर्स लगते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर होने के कारण हम एक और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये दोनों भी वेक्टर जा रहे हैं, F1 और F2 दोनों भी। इसी वजह से हम दोनों को आई कैप से मल्टीप्लाई करने वाले डायरेक्शन वाइज। ओके, तो अब देखो ये F1 फोर्स ये फर्स्ट चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और ये माइनस क्यू वजह से F2 फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या होगा उस चार्ज पर? नेट फोर्स का कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों फोर्स का क्या रहेगा? वो एडिशन रहेगा। नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू। ओके, F नेट ये क्या रहेगा? दोनों भी फोर्स का एडिशन रहेगा, F1 प्लस F2। दोनों का एडिशन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। या अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते ना तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण हम उसे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो फिर देखो अब F1 का वैल्यू क्या आएगा? F1 इज द फोर्स बिटवीन प्लस क्यू कूलम एंड प्लस क्यू कूलम। तो इनके बीच अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2। इज इट ओके? ये x इज इक्वल टू 0 पर है और ये x इज इक्वल टू a/2, सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज a/2। इज इट ओके? F1 नो, F1 इज नॉट अपोजिट। ओके, F1 क्यों अपोजिट नहीं होना चाहिए? देखो अब हमें किस चार्ज पर फोर्स निकालना है? x इज इक्वल टू a/2 चार्ज पर जो चार्ज रखा है हमने, वहां पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अवर रिजल्टेंट चार्ज इज प्लस क्यू। ओके, तो अब इसके ऊपर ये प्लस क्यू कूलम चार्ज कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा? रिपल्सिव। प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपल्शन। ये प्लस चार्ज है यहाँ पर। ओके, तो ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कौन से डायरेक्शन में करेगा? ये वाले। ओके, और ये माइनस क्यू उसे अपनी ओर खींचने वाला है, तो इस वजह से इसका भी डायरेक्शन यही रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन ये वेक्टर्स का F1 और F2 का सेम होने के कारण हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो अभी हम F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू पुट करते हैं। F1 मतलब क्या रहेगा? K Q1 Q2। ठीक है, आप वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम। ओके ओके, ठीक है। तो F1 मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच का फोर्स है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा? F1 का वैल्यू K Q स्क्वायर। इज इट ओके? Q इंटू क्यू सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण Q को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर Q मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा। सो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a/2। ओके, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहीं पर आंसर खत्म नहीं हुआ है। ये कौन से डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ आई कैप। ओके, एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा हमें इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, इज इट ओके? तो आप देखो ये हो गया F1 का वैल्यू यहां तक इतना। अभी हमें किसका वैल्यू ऐड करना है उसमें? F2 का। F2 मतलब ये फोर्स किसने एक्सर्ट किया है? माइनस क्यू ने प्लस क्यू पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है। इन दोनों के बीच में भी बताओ मुझे कितना डिस्टेंस है। ये चार्ज x इज इक्वल टू a/2 पर है और ये चार्ज x इज इक्वल टू a पर है। सो टेल मी हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस? कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? ये x इज इक्वल टू a/2 पर है और ये x इज इक्वल टू a पर है, तो इनके बीच भी a/2 डिस्टेंस रहेगा। इज इट ओके? ओके, तो देखो अब प्लस अब k। अब मैंने आपको अच्छे से क्या बताया था, याद करो उसे। जब हम वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स का डायरेक्शन हम दे देते हैं तो ये माइनस क्यू का जो डायरेक्शन था ना, वो देते वक्त मैंने क्या किया था? कंसीडर किया था कि ये माइनस चार्ज है, तभी तो उसने उससे ये प्लस क्यू को उसने अपनी ओर खींचा। इज इट ओके? तो एक बार अगर हमने फोर्स का डायरेक्शन दे दिया ना, तो फिर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही आपको सिर्फ कंसीडर करना है, उसका डायरेक्शन दोबारा कंसीडर नहीं करना है। इज इट ओके? तो यहाँ पर हमें सिर्फ चार्ज का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में भी फोर्स क्या आएगा? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a/2 होल स्क्वायर, ओके, इनटू क्या रहेगा आई कैप। इज इट ओके? ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर है, इस कारण आई कैप आएगा। अब जस्ट फाइनल स्टेप तक हमें आगे प्रोसीड करना है। क्या आएगा फिर देखिएगा, ये a/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/4, कैन बी राइट लाइक दिस, kq² डिवाइडेड बाय a²/4 इंटू आई कैप प्लस kq² डिवाइडेड बाय a²/4 इंटू आई कैप। ओके, तो अब ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। ये भी 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, 4kq² डिवाइडेड बाय a² इंटू आई कैप प्लस 4kq² डिवाइडेड बाय a² इंटू आई कैप। ओके, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा बताओ, ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है। ओके, तो 4kq² डिवाइडेड बाय a² में अगर हम 4kq² डिवाइडेड बाय a² अगर ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एफ नेट, 8kq² डिवाइडेड बाय a² इंटू आई कैप। कैन वी राइट लाइक दिस? ओके, राइट आंसर है 8f। ओके, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अगर इसको कभी कभी क्या बोलते हैं वो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स एफ है, तो एट दैट टाइम इसका आंसर 8f आई कैप रहेगा। ओके, इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब इसे समझने के बाद क्या आप मुझे एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो रखा हुआ चार्ज है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दिखा सकते हो? सेम मेथड से आपको करना है, फाइंड आउट कर सकते हो आप। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करके बताओ क्या रहेगा। सेम मेथड से करो आप ट्राई, गलत हुआ तो गलत होने दो, बाद में मैं आपको बताऊंगा सही आंसर क्या है, लेकिन एक बार जरूर ट्राई करो आप, मेरा आंसर आने से पहले आप ट्राई करो। ओके, वही प्रोसेस से जाना है, इस प्लस क्यू पर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो, इस प्लस क्यू की वजह से कितना रहेगा और इस माइनस क्यू की वजह से कितना रहेगा। ओके, और वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जस्ट कूलम्स लॉ अप्लाई करके मुझे उसका फाइनल आंसर बताओ। ओके, तो